बोलना नहीं है क्योंकि मैं कन्वर्सेशन All right, good morning, students. How are you all? Hope and pray you all are fine. And today's lecture is on cancer of esophagus. ठीक है, हम लोग अभी तक जो यूनिट 1 चल रहा है हमारा, उसके अंदर हमने देखा स्टोमोटाइटिस, पेरोटाइटिस, ठीक है। फिर कल हमने देखा था कि क्या देखा था हमने कल बहुत कुछ देखा था। ऑलराइट, हमने देखा गर्ड और हाइडल हर्निया देखा, ठीक है, एक्लेजिया देखा। सो आज हम उसी से रिलेटेड हम देखेंगे कैंसर ऑफ एसोफेगस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा मैंने सबको गुड मॉर्निंग किया एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। बीच में इंटरप्ट करोगे तो फिर आपका भी सारा, और आपस में गुफ्तगू नहीं करो, ठीक है, आपस में चैटिंग नहीं करो, फोकस करो व्हाट आई एम सेइंग। और मैं बहुत सारा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, जो कि बाज़-औक़ात हमें सबक इतना याद नहीं रह जाता जितना हम लोगों को जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद रह जाते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। रिदा, फिजा, प्लीज मेंशन करो कि यू कैन hear me loud and clear. Yes ma'am, no ma'am. Just mention it that you can hear me loud and clear. Can you hear me beta? ऐसा ना हो कि मैं आधे में पहुंचूं। ओके फाइन, थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैंसर ऑफ एसोफेगस, राइट। यहाँ पे आप इस तस्वीर में भी आप देख सकते हो, दिस इज योर esophagus and the block you can see, that's the cancer. इस ब्लॉक को इन लोगों ने बड़ा करके दिखाया कि आपका esophagus का कैंसर किस तरह का होता है। ठीक हो गया। बहुत सारी तस्वीरें हम जो लेक्चर है हम तस्वीरों से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम इसमें चूंकि नर्सिंग प्रोसेस भी देख रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस में विल बी अप्लाइंग नर्सिस प्रोसेस, और उसमें असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन हमारे पेशेंट के साथ आ जाती है विद द डायवर्टिकुलाइटिस, प्रोवाइडेड पेशेंट विद डायवर्टिकुलाइटिस। एंड देन विल डिस्कस the causes, patho and manifestation of the diagnosis, medical surgical management of cancer, ठीक है, कैंसर ऑफ एसोफेगस। Now with the assessment, beta आपको सीखने के लिए आप, if you are looking at the slides, you can see that the nursing process is a delicious pie. When you remember a delicious pie, A is for assessment, D is for diagnosis, P is for planning, I is for intervention, and E is for evaluation. ये छोटे छोटे मेमोनिक्स जो हैं ये हम लोगों को याद करने में बड़ी मदद देते हैं, ठीक है। डिलिशियस पाई इज योर असेसमेंट, डायग्नोस, और ये तरतीब है ना, इसी तरतीब से चलता है। आप असेसमेंट, प्लानिंग, डायग्नोस इस तरीके से लिखोगे तो वो आपकी जो प्रोसेस है उसकी कंटिन्यूटी खराब हो जाती है। सो व्हेन वी गो फॉर द नर्सिंग प्रोसेस, यू हैव टू रिमेंबर अ डिलिशियस पाई, यानी कि असेसमेंट के बाद डायग्नोस आ जाता है, ठीक है, फिर प्लानिंग आता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन आखिर में एवेल्युएशन। व्हाट इज असेसमेंट? असेसमेंट आपकी हेल्थ हिस्ट्री है। When you go for assessment, assessment is your health history, which includes the onset and duration of pain. You ask the patient, ठीक है। आप पेशेंट के साथ जब बात करते हो, अगर पेशेंट नहीं बोल सकता
या पेशेंट अनकॉन्शियस है, या पेशेंट सेमी कॉन्शियस है, पेशेंट मेंटली रिटार्डेड है, थिंग्स लाइक दैट। तो फिर व्हाट वी डू, वी गो फॉर दिस असेसमेंट बाय आस्किंग देयर रिलेटिव्स, राइट। हम फिर उसके रिलेटिव से पूछते हैं कि भी ये कब शुरू हुआ ऑनसेट, ठीक है। फिर हम पूछते हैं उसकी ड्यूरेशन ऑफ पेन, यानी कि कितनी देर तक हुआ, पेन कितनी देर से हो रहा है, या अनकॉन्शियस कितनी देर से है, सो फोर्थ, बहुत सारे। गले में खाना नहीं खाया जा रहा, ओके, ऑनसेट कब से, कितनी देर से। फिर हम डाइटरी हैबिट के बारे में पूछते हैं, इसने क्या खाया, ठीक है, क्या कुछ खाते हैं, बहुत मिर्च मसाला खाते हैं, या हर वक्त गुटखा खाते रहते हैं, या बहुत पान खाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। यू नीड टू आस्क फॉर देयर हैबिट्स। इट कैन बी देयर डाइटरी हैबिट, इट कैन बी देयर ईटिंग हैबिट, वट एवर। द पास्ट एंड प्रेजेंट एलिमिनेशन पैटर्न। अब पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट जो कल की बात है, आज की बात है, भाई आपने पॉटी कब की, ओह माय गुडनेस, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उससे कुछ ना कुछ दूसरे अल्फाज में पूछ सकते हो कि हवा खारिज होती है कि नहीं होती, स्टूल आपको ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं हो, ठीक है, डायरिया तो नहीं लगा, ठीक है। क्या कहते हैं, टेनिसमस जो है, दैट इज द स्पैज्म ऑफ द एनल स्फिंक्टर विद पेन एंड परसिस्टेंट अर्ज टू डेफिकेट। इसका मतलब है टेनिसमस इज, आप मुझसे पूछते हो कि आपको स्टूल आया, कहते हैं मुझे स्टूल बहुत जोर का आ रहा है लेकिन स्टूल आ नहीं रहा, ठीक है। सो इसका मतलब देयर इज अ स्पैज्म देयर, persistent urge to defecate है। देन abdominal blotting, हर वक्त पेट फूला रहता है, ठीक है, ऐसे लगता है, ऐसे बड़ा बड़ा सा पेट रहता है। एंड देन डिस्टेंशन, ठीक है। ब्लॉटनेस अलग चीज है, डिस्टेंशन अलग चीज है। ब्लॉटनेस में आपका एक छोटा सा एरिया ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इधर गैस का गोला बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, डिस्टेंशन, सारा का सारा पेट फूला हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से आप उसकी, और फिर अगर ऐसा है तो फिर आप उससे फिर पूछोगे कब से है, कितनी देर से है, पेन होती है नहीं होती है, सो फोर्थ। दैट इज असेसमेंट। और असेसमेंट में फिर आपके पास सब्जेक्टिव डेटा जो आप पूछ रहे, जो पेशेंट अपनी जुबानी बता रहा है, ठीक है, वो जैसा बोलता है वैसे ही आपने लिखना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक पेशेंट आई ओपीडी में, अब डॉक्टर के, अब हमारी वो अमेरिकन डॉक्टर थी और बहुत अच्छी उर्दू बोलती थी, पंजाबी भी बोल लेती थी। अब वो क्या हुआ कि उससे जब वो पेशेंट से वो हिस्ट्री ले रही कि भी क्या है, तो वो कहती है डॉक्टर जी अंदर मेरा पेट अंबड़ बन रहा है। अब हमारी समझ में ना आए कि ये क्या भला है। अब वो भी बेचारी पूछती फिर रही है कि व्हाट इज शी सेइंग। उसने दोबारा से, जो हमारी सीनियर नर्स थी, उन्होंने पूछा कि आपने क्या बोला, तो कहते वही वर्ड यूज किया उसने, कहती व्हाट इज दैट। फिर वो हंस पड़ी क्योंकि वो पंजाबी जानती थी, इसलिए उसने कहा कि उसको अंदर बर्निंग सेंसेशन है, वैसे लगता है जैसे अंदर आग लगी हुई है। फिर वो बेचारी डॉक्टर बहुत परेशान हुई कि इतने सारी जिंदगी मैंने पाकिस्तान में गुजार ली लेकिन अभी तक जुबान समझ में नहीं आई, ठीक है। तो पेशेंट की अपनी जुबानी भी होती है जो आप उसको पूछ सकते हैं। ऑस्कल्टेट करोगे फॉर प्रेजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ बाउल साउंड की, ठीक है। आप उसके बाउल साउंड्स को सुनोगे, उसको आप पेल्पेट करोगे, उसकी टेंडरनेस को देखोगे, ठीक है। एंड व्हाट इज टेंडरनेस? टेंडरनेस इज टच टू पेन, ठीक है। टेंडरनेस है, आपके इधर बाजू में दर्द है तो मैं क्या करूंगी, अगर हाथ लगाऊंगी तो आप एकदम हाथ खींचोगी कि नहीं दर्द होता है, सो दैट इज टच टू पेन। इसी तरीके से आपने उसके एब्डोमेन पे हाथ रखा और उसने एकदम सी किया,
ठीक है, so it means उसको हाथ लगाते ही टेंडरनेस है, पेन है. So whenever you go for this word tenderness, tenderness means touch to pain. So when you are palpating, जैसे हाथ लगाया उसको palpate करने के लिए, आवाज क्यों नहीं आ रही, अपना उसको ठीक करो, रिफ्रेश करो, फिजा रिफ्रेश योर कंप्यूटर या मोबाइल जो कुछ भी है, रिकनेक्ट करो उसको, ठीक है. एंड देन अ फर्म मैश ओवर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. अब हम लोगों ने क्या किया है कि वो डाइवर्टिकुलाइटिस को थोड़ा सा देख रहे हैं और उसकी असेसमेंट कर रहे हैं. तो आप क्या करोगे कि ये जो पैल्पेशन हो रही है, ये आपने उसकी, जैसे डाइवर्टिकुलम हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो डाइवर्टिकुलाइटिस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेशेंट को पैल्पेट कर रहे हैं और फर्म मैश ओवर द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. नाउ यू मेक आपको उसको एब्डोमेन को आप ग्राफ बनाते हो. सो देर इज राइट एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, सेंटर में आपके पास एपिगैस्ट्रियम आ जाता है, ठीक है. एंड देन राइट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट. सो जब आप इसके इंस्पेक्ट कर रहे हो तो उसके आपको firm mass over the left lower quadrant. Inspect stool for pus, mucus or blood. फिर आप इन्वेस्टिगेशन स्लिप में लिख देते हो कि स्टूल टेस्ट फॉर पस, म्यूकस या ब्लड. मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये असेसमेंट में चला जाता है जब आप लैब इन्वेस्टिगेशंस भी डालते हो, ठीक है. सो यू नीड टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वाइटल साइंस आप लिख के उसमें डालोगे ऑब्जेक्टिव में. ऑलवेज रिमेंबर एस इज फॉर सब्जेक्टिव, ठीक है, एस इज फॉर सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव इज व्हाट योर पेशेंट टेल्स यू अबाउट हिज कंप्लेन, ठीक हो गया. ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं. ऑब्जेक्टिव इज समथिंग व्हाट यू ऑब्जर्व. आप पेशेंट को जब ऑब्जर्व करते हो, दैट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक हो गया. उसके अंदर आपने जो कुछ देखा वो कुछ आप लिखोगे. पेशेंट वाज फाउंड इन supine position, upright position, semi-fallows position, whatever, ठीक है. पेशेंट वाज ऑब्जर्व्ड इन क्या कहते हैं एंक्शियस, उसको पेशेंट वाज फाउंड वेरी एंक्शियस. पेशेंट वाज ऑब्जर्व इन क्या कहते हैं वीक कंडीशन, was पेल. उसकी आप स्किन देखोगे, वो पेशेंट लुक्ड वेरी पेल, ठीक है. पेशेंट वॉमिट, अगर उसने आपके सामने वॉमिट किया है, पेशेंट वॉमिटेड. ओ फॉर ऑब्जर्व, यस, ठीक है. ओ फॉर ऑब्जेक्टिव आ जाता है. ऑब्जेक्टिव में आप ऑब्जर्वेशन डालते हो अपना, राइट. और फिर इसी तरीके से आपने उसके जब वाइटल साइन लिए हैं, it is what you are observing. If patient is unconscious, you will write patient was found unconscious in a supine position, in a recovery position, whatever, ठीक है. So जो कुछ आप ऑब्जर्व करते हो वो कुछ आप ऑब्जेक्टिव डेटा में डालते हो. Then what comes? Then comes your नर्सिंग डायग्नोस, ठीक है. डिलीशियस पाई का डी आ गया. असेसमेंट, ए फॉर असेसमेंट, डी फॉर डायग्नोस, ठीक है. डिलीशियस पाई, सो डिलीशियस का डी इज फॉर डायग्नोसिस, एंड दिस डायग्नोसिस इज योर नर्सिंग डायग्नोस, नॉट अ मेडिकल डायग्नोस, ठीक हो गया. Now, the nursing diagnosis में constipation related to narrowing of the colon secondary to thickened muscular segment and stricture, ये उसका आ जाएगा. एज एविडेंस बाय, जो उसके आपको साइन सिम्टम्स नजर आ रहे हैं वो आप उसमें डाल दो. पेन है, एंजाइटी है, ठीक है. ये आपको उसको वो पेशेंट आपको बता रहा है. So this is what you have to mention. Constipation, आप जाके आपके पास नैंडा की
लिस्ट होगी, ठीक है। और नेंडा की लिस्ट में आप इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब उस फर्स्ट पार्ट में आप क्या देखते हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू में आपका आ जाएगा मेडिकल डायग्नोस, राइट। मेडिकल डायग्नोस में आप डाल दोगे, यहाँ पर आपके पास आ गया है कि नैरोइंग ऑफ द कोलन। अब जो कोलन है वो नैरो हो गया है, और थिकन मस्कुलर सेगमेंट एंड स्ट्रक्चर, अगर ये डॉक्टर ने लिखा है सो यू विल पुट इट देयर, ठीक है। हम इसके साथ और बहुत सारे नर्सिंग डायग्नोसिस आएंगे, वो मैं आपको बताती रहूंगी। एज एविडेंस बाय, उसके बाद आता है सेगमेंट एंड स्ट्रक्चर एज एविडेंस बाय। वी ऑलवेज ब्रेक द नर्सिंग डायग्नोसिस इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर नेंडा का आपने जो ढूंढ के उसमें डालना है, सो लाइक यू नो रिस्क फॉर निमोनिया, ठीक है। रिस्क फॉर निमोनिया रिलेटेड टू क्या है, निमोनिया का हो सकता है ना उसको, तो उसके अंदर जो मेडिकल डायग्नोस होगा, यानी कि रिस्क मतलब उसको रिस्क है, ठीक है, पेशेंट को रिस्क है कि उसको निमोनिया हो जाएगा, तो जो मेडिकल डायग्नोस डाली है वो है कि उसको आप क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको आप एंटीट्यूब डाल रहे हो, तो हो सकता है उसको कैंसर है, ठीक है। तो और वो चोक किया उसने जोर से, और चोक करके वॉमिट किया, वॉमिट करके उसने इनहेल कर लिया, तो एस्पिरेशन निमोनिया हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट में उसके जो आपको साइन सिम्टम्स नजर आते हैं, वो आप उसमें 2-3 साइन सिम्टम्स जो पेशेंट के अंदर आपको नजर आ रहे हैं वो डाल। एक और डायग्नोस आपको आसान करके बताती हूँ कि पेशेंट को डिस्निया हो गया, ठीक है। अब डिस्निया क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रिलेटेड टू एस्थमा, ठीक है। मेडिकल डायग्नोस आ गई एस्थमा। एस्थमा के साथ आपने कहा कि एस्थमा एज एविडेंस बाय, द थर्ड पार्ट इज एज एविडेंस। सो जो एविडेंस है दैट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, उसका फ्लरिंग नोज आ गया, ठीक है, नॉस्ट्रल्स उसके ऐसे फ्लर करते हैं, ठीक है। एंड पेलर्स के साइनोस्ट है, जब ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं जाती है तो क्या है, साइनोस हो जाते हैं पेशेंट। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है, हम इसको बाद में दोबारा से डिस्कस करेंगे। acute pain related to inflammation and infection as evidenced by related to हम कह सकते हैं diverticulitis, ठीक है, एज एविडेंस बाय। फिर आप उसमें जो उसके साइन सिम्टम्स, आपको मैं हमेशा कहती हूँ अपने साइन सिम्टम्स और कॉजेज इनको अच्छे तरीके से याद रखो, ना सिर्फ वो आपके नर्सिंग डायग्नोस में काम आएंगे बल्कि आपकी मैनेजमेंट में भी काम आएंगे, ठीक हो गया। नाउ डिलीशियस पाई का पी आ गया, ठीक है। P is for planning and goals. Now goals is short term goal and long term goal, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल में आपने कहा ये घड़ी जो दिखाई जा रही है वो इसलिए दिखाई जा रही है कि आपने आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपने मरीज को स्टेबल कर देना है, ठीक है। टेम्पररी तौर पर आपने उसको स्टेबल कर लिया, और स्टेबल करने के बाद आप उसके लॉन्ग टर्म पे चले जाते हो कि लॉन्ग टर्म में जब कभी ऐसे होगा तो हम उसको संभाल लेंगे। तो जो मेजर गोल है ऑफ द पेशेंट इंक्लूड्स द अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न, पेन को रिलीव करना है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को गायब करना, ठीक है। अब यहाँ पर तो उसने वो जो एब्डोमिनल पेन और ये बता रहे हैं ये उसका है, ठीक है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि डायवर्टिकुलाइटिस को हम देख रहे हैं,
तो उसमें क्या है कि आपने जो पेशेंट जो सबसे ज्यादा क्या है कि पेन के साथ आया है आपके पास और वो स्टूल भी नहीं पास कर सक रहा, तो आप क्या कर रहे हो उसकी मदद के लिए? एक तो आपने उसको पेन किलर दिया, दूसरा आपने उसके क्या कहते हैं जो स्टूल नहीं आ रहा, आपने अगर डॉक्टर ने उसको एक छोटा सा क्लीन एनमा का ऑर्डर किया तो आपने छोटा सा उसको क्लीन एनमा दे दिया, और अगर आप ठीक ठीक तरीके से देते हो तो पेशेंट को स्टूल आ जाएगा। अगर ऐसे ही आप टेम्परेरी तौर पर वो फारिग कर देते हो, वो कभी ठीक से नहीं होगा। सो बी वेरी यू नो एंथुजियास्टिक कि भी मेरा पेशेंट जो है वो ठीक हो जाना चाहिए। सो व्हेन यू गिव एन एनमा, लेट द पेशेंट लाई डाउन फॉर थोड़ा सा उल्टा होके कुछ देर के लिए ठहरे, ताकि जो दवाई है वो अच्छे तरीके से उसके कोलन तक चला जाए। ठीक है, वो जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा लुब्रिकेट हो जाता है, पेशेंट कैन पास स्टूल वेरी इजीली विदाउट एनी पेन थोड़ा बहुत जो है सो है, लेकिन आराम से वो स्टूल पास कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नर्स कि वो किस किस्म का, या वो सुपरफिशियली उसको देखे तो जल्दी से कहती है जाओ जाके अपना स्टूल करके आओ, ऐसे नहीं होता, वो दवाई तो फिर सारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो बेहद अच्छा तरीका ये होता है कि आप पेशेंट को आपने अगर क्लीन एनमा दिया है, लेट द पेशेंट लाई ऑन टमी, ठीक है, प्रोन पोजीशन में वो थोड़ी देर के लिए लेट जाए, ताकि जो मेडिसिन है वो उसके कोलन तक अच्छे तरीके से जाए, ताकि वो स्टूल जो हार्डन स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाए, उसका कोलन जो है वो लुब्रिकेट हो जाए, और जब वो स्टूल पास करे तो वो स्मूथली स्टूल पास कर सके। दैट्स व्हाट इट सेज। ठीक है, तो आप उसकी कॉम्प्लिकेशन को भी बचा के रख सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि एनल फिशर्स बन सकते हैं। फिशर्स क्या होते हैं वो आगे चल के भी हम पढ़ेंगे कि फिशर्स क्या होता है, इसका अलग ही टॉपिक है। हो गया, ओके। The delicious pie का intervention, PI, I is for intervention। इंटरवेंशन में आपने क्या मेंटेन? नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न। ठीक है, आपने उसको दो एक दफा उसको आपने सॉफ्ट डाइट के बारे में उसको आप बताते हो, आपने किस किस्म का अच्छे तरीके से चबा के खाना है ताकि स्टूल वो आराम से कर सके। ठीक है, फिर आप उसको क्लीन लेक्सिटिव्स देते हो, रात को सोने से पहले प्रेमाफीन है, सो फोर्थ जो डॉक्टर बताते हैं। ठीक है, ताकि वो जब ले तो उसको नॉर्मल पैटर्न उसका ठीक हो जाए बगैर पेन के। उसको रिलीफ पेन उसी वक्त हो रही है क्योंकि एक तो डिस्टेंशन हो रही है, दूसरा उसका स्टूल नहीं आ रहा है, तो उससे उसको पेन है, तो वो आपने उसकी पेन को भी रिलीफ करनी है। दैट इज योर इंटरवेंशन, right? Monitoring and managing potential complication. You have to document everything what you do for the patient. It's very, very important. ठीक हो गया, आपने क्या करना है? Whatever, make a habit, whatever you do, document it. This documentation is your safe side. Nurses का जो safe side है is the documentation. When you document everything, bed bath was given, skin was dry, ठीक है, there is no redness in the skin, पेशेंट ने स्टूल वॉइड किया, यूरिन वॉइड किया, स्टूल पास किया, कंप्लीट। ठीक है, ये सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। When you document, you are on the safe side. बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपने काम किया और जो इंचार्ज है उसने नहीं देखा कि आपने ये काम किया, तो क्या होता है कि she then give you a call। ठीक है, हॉस्टल से उसको बुलाओ, उसने ये काम नहीं किया। कैसे नहीं किया उसने वो काम? शिल से कि मैंने काम किया, रीड माई नोट्स, नर्सेज नोट्स पढ़ो। ठीक है, इनटेक आउटपुट शीट देखो,
क्या होता है, दिस कीप्स यू ऑन द सेफ साइड, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, देन कम्स व्हाट, पाई का ई, ठीक है, डिलीशियस पाई, डिलीशियस पाई का ई आ गया, ई इज फॉर evaluation. Evaluation is something which you should always remember. मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा, वो गलत सलत देखते हैं और गलत सलत लिख के आगे पास कर देते हैं। Always remember the evaluation is, जैसे पेशेंट असेसमेंट में खुद वर्बलाइज करता है, तो वैल्यूएशन में भी पेशेंट खुद से वैल्यूएट करेगा, आपको बताएगा, खुद से बताएगा कि हाउ एम आई फीलिंग। आप लोग लिख देते हैं कि पेशेंट वाज ओके, पेशेंट वाज आउट ऑफ पेन, पेशेंट हैड नो पेन। हाउ कैन यू से पेशेंट चाहे तकलीफ में पड़ा हो, ठीक है। तो क्या होता है वैल्यूएशन में, हम कहते हैं ऑन द एंड ऑफ द शिफ्ट पेशेंट वर्बलाइज दैट ही हैज पास नॉर्मल स्टूल, ठीक हो गया, ये वैल्यूएशन है। ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ टू टेक इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट था, आपने उसको सिखाया, अनस्टेल सिरिंजेस पे आपने उसको फिल करना सिखाया कि कितना डोज है, किस तरह डोज है, किस तरह लेते हैं, किस तरह लगाते हैं, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है कि ही और शी शुड लर्न हाउ टू टेक इंजेक्शन, बजाय इसके कि वो डिपेंडेंट होके बैठा रहे कि कोई उसको काम करे, टीच है। So at the evaluation में क्या होता है, at the end of the on the day of discharge, ठीक है, on the day of discharge patient verbalized that patient demonstrated how to take injection. यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त एलिमिनेशन पैटर्न का, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट वर्बलाइज that he has a normal elimination pattern, हो गया। रिपोर्ट डिक्रीज पेन, पेशेंट वर्बलाइज दैट he has no pain, ठीक है। रिकवर्स विदाउट कॉम्प्लिकेशन, ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज patient recovered without any complication। समझ में आ गई? यहाँ तक हमारा आधा घंटा सिर्फ नर्सिंग प्रोसेस में लगा, और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे एट द एंड तक, जब तक आपको अच्छे तरीके से आप इसको जामे शीनी की तरह घोल के पी नहीं जाते, ठीक है। अभी हमने सिर्फ खरीदा है, अभी घोल के पीने वाला काम बार बार करेंगे तो हम सीख जाएंगे। ओके, नाउ कम्स द टॉपिक, योर कैंसर ऑफ द एसोफेगस, ठीक है। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखो तो आपको नजर आएगा कि ये आपका एसोफेगस है, ठीक है। और एसोफेगस के अंदर ये आपको झमघटा जो नजर आ रहा है, ठीक है, दिस इज कैंसरस। पेशेंट को पेनफुल, बहुत ज्यादा पेन फीलिंग है, और कैंसर की वजह से ये ल्यूमन जो है उसका जो पाइप है वो देखो बेचारा कितना कंजेस्टेड हो गया, खाना पूरे तरीके से नहीं गुजर पाता, और वो स्वॉलो भी करे तो उसको पेन होएगी, ठीक है। हाँ, इधर उसको जो पेशेंट का जो वो आपको साफ बताएगा कि चेस्ट में पेन है, तो जब इसका आपने बेरियम मील वगैरह करवाया उसके शेडो में आपको ये नजर आ जाएगा कि उसको कैंसर है। ओके, अब उसने कहा है कि कैंसर ऑफ द एसोफेगस में कि यूनाइटेड स्टेट्स में कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस अकर्स मोर देन 3 times ऑफन इन मेन एज इन वुमेन, ठीक है। आदमियों में ये ज्यादा, क्योंकि वो स्मोकिंग भी करते हैं, वो क्या कहते हैं शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, ठीक है, और क्या है खुदा जाने और क्या कुछ खाते हैं ये लोग, ठीक है। उससे उनका कैंसर मर्दों में ज्यादा 3 times ज्यादा है औरतों से। मैं ये नहीं कहते कि औरतों में नहीं होता, औरतों में भी होता है, लेकिन मर्दों में 3 times ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पानी की तरह ये लोग शराब पीते हैं।
ओके, इट इज मोर फ्रीक्वेंट इन अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा है, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ठीक है, देन इन कॉसी क्या है ये कॉकेशियंस इन यूजली अकर्स इन द 5th decade of the life में. Okay, cancer of the esophagus has a much higher incidence in other part of the world, including China and northern ईरान. ये छोटा सा उन्होंने एक डेमोग्राफिक सा बताया कि भी किन इलाकों में कैंसर ज्यादा पाया जाता है. इसके रिस्क क्या है, ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है. क्रॉनिक इरिटेशन इज द रिस्क फैक्टर फॉर एसोफेगस कैंसर. एक अजीब सी इरिटेशन है, जब भी मैं खाना स्वॉलो करती हूँ एक अजीब किस्म की इरिटेशन होती है. मेरे जो मेरे ताया अबू, जो मेरे अबू से बड़े थे, वो क्या है कि ऐसे ही खाना स्वॉलो करते थे. खाना स्वॉलो करने पर उनको एक अजीब किस्म की इरिटेशन थी, ठीक है. वो कहते थे मुझे अजीब सी, चूंकि वो खुद एक मेल नर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो जाके उन्होंने अपना ये चेकअप करवाया. दे टुक आउट अ स्मॉल पीस एंड सेंड इट फॉर बायोप्सी. जब बायोप्सी वापस आई तो वो पता लगा कि कैंसर है. इट वाज सच इन अर्ली स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज थी उसकी. ही हैड दिस कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन वगैरह, और उससे क्या हुआ कि वो ठीक हो गए. बताने का मकसद ये है कि अगर कभी आपको किसी भी खाना खाने, अपने फैमिली मेंबर्स में हो गए, पड़ोसियों में, नेबर्स में हो गए, मिलने मिलाने वालों में से कोई हो गए, और वो आपके साथ बातचीत करते करते आपको बताए कि भाई जब भी मैं खाना खाऊं तो मुझे इरिटेशन होती है, अजीब किस्म की इरिटेशन है, दिल नहीं करता खाना खाने को, क्योंकि वहां पे दर्द होती है थोड़ी सी और चोक होती है, यू नो, you can give advice, ठीक है. आप उनको एडवाइस दो, उनको कहो कि आप जाओ उधर जाके हॉस्पिटल में जाके एक दफा अपना चेकअप करा लो. कुछ नहीं तो वो आप अपना जाके स्कैन करवा लो, जाओ जो एक्सरे करा लो, जो भी आपको डॉक्टर कहता है वो चेकअप करवाओ, ताकि पता लगे कि ये इरिटेशन क्यों हो रही है. अभी तो शुरू हुई है, तो इस तरीके से फिर आप उनकी मदद कर सकते हैं. In United States, cancer of esophagus has been associated with ingestion of alcohol and the use of tobacco. ठीक, मैंने कहा था ना, जैसे कि ये लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और टबैको का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपको उस इलाके में कैंसर ज्यादा मिलेगा. There seems to be an association between GERD and adenocarcinoma of the esophagus. And GERD is gastroesophageal regurgitation disorder, ठीक है. जो कुछ भी रिगर्ज हो गया, खाना पड़ा रहता है, हमने देखा तो क्या है, एसोफेगस के अंदर इरिटेशन रहती है. एंड फाइनली अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे और वो जो खाया पिया एक जगह पे खड़ा रह जाता है, दैट कॉजेस प्रॉब्लम. आ रही समझ में, ठीक है. सो खाना बैठ के खाओ, वॉक करो, खाना हजम हो जाए, फिर ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है. सो अपने आप को मेजर बीमारियों से बचा के रखो. People with Barrett esophagus, which is caused by chronic irritation of mucous membrane due to reflux of the gastric and duodenal content. ये जो हमने पढ़ा था, जो आप बर्प करते हो तो सारा खाया पिया गले में आ जाता है, ठीक है. अब और उसकी वजह क्या बनती है, उसकी वजह है आपका रॉन्ग पोस्चर, टाइट क्लोथ्स पहनना,
और फिटिंग करके और अपना ये सब कुछ दबा के रखना कि हमारा पेट स्टक आउट ना हो जाए, सो फोर्थ, ठीक है। तो क्या है, खाना आपका रिगर्स कर जाता है, ठीक है। अगर कोई स्फिंक्टर मसल्स आपका वो आपका लोअर एंड ऑफ दिस जो एसोफेगस है, दिस इज द लोअर एंड, ठीक है। ये आपको दो तस्वीरें नजर आ रही है। नॉर्मल उसने कहा है कि नॉर्मल लोअर जो एसोफेगस है, इट्स सपोज टू बी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से छोटा सा उसने वो बताया है कि ये थोड़ा सा तंग होता है ताकि खाना जब एक दफा स्टमक में चला जाए तो पीछे की तरफ वापस ना आए। लेकिन यहाँ पे बैरेट इसोफेगस में हम देख सकते हैं कि ये जो आपको ये गोल दायरा नजर आ रहा है कितना बड़ा सारा ब्लैक डॉट के साथ, एक्चुअली ये डॉट नहीं है, इट्स पैसेज, ठीक है। तो ये इतना खुल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि खाना पेट से रिगर्स करके वापस इसोफेगस में आता है, ठीक है। कभी ओवर ईटिंग कर लो और आप डकार मारो तो आपको ऐसे लगता है जैसे खाना सारा गले में आ गया हो। बाज़-औक़ात बहुत एसिडिटी होती है तो ये खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है एक्चुअली, अगर अगर आपका जो एसोफेगस है इसी तरीके से अगर इसमें हमने फिर ये भी देखा था कि यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रक्चर से बन जाते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है कि नैरो हो जाता है पैसेज, खाना खाया वो वहीं क्या वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, तो आपके एसोफेगस डायलेट होने शुरू हो जाते हैं। फिर आप खाना इधर पड़ा रहने की वजह से तो क्या होता है, कैंसर कॉज हो सकता है। हो गया, आगे चलो। तो क्या है, अब esophageal cancer is usually of the squamous cell epidermoid type. However, the incidence of adenocarcinoma of the esophagus is increasing in United States. को मारो गोला, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो esophagus कैंसर है ये squamous cell एपिडर्मॉइड टाइप का होता है। और हाउएवर द इंसिडेंस जो इनकी कार्सिनोमा की है वो इसलिए होती है क्योंकि यूज ऑफ अल्कोहल और टबैको या खाना जो रिगर्ज कर रहा है। ना ट्यूमर सेल्स में स्प्रेड बीनीथ द एसोफेगस, बीनीथ द एसोफेगस में आप ये देख सकते हैं कि beneath the esophagus mucosa or directly into through beyond muscle layer into the lymphatic. If you look, if you can see the picture, ठीक है। तो बेटा बैरेट आप क्या पूछ रही हो, बैरेट जो है वो इस बंदे का नाम है जिसने ये बीमारी को फाइंड आउट किया, जिसने इस जो है कार्सिनोमा और उसने जो इसोफेगस है उसको उसने फाइंड आउट किया कि भी ये बैरेट इसोफेगस कैसी होती है। तो जब उसने ये जब फाइंड आउट किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब ये मालूम करते हैं तो फिर ये उनके नाम से वो बीमारी का नाम पड़ जाता है। साइकोलॉजी नहीं पढ़ते हो, साइकोलॉजी में देखो जरा, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज हुए और वो इंस्ट्रूमेंट उनके नाम से पड़ गए। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो अपना, ठीक है। ट्यूमर सेल्स में जो है वो क्या कहते हैं, स्प्रेड होता है बीनीथ द एसोफेगल फिजियल जो है एसोफेगल म्यूकोजा के, या डायरेक्टली इनटू बियॉन्ड द मसल लेयर एंड लिम्फेटिक्स। सो आई वाज टेलिंग यू, लुक एट द पिक्चर, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर आप वो बीमारी का उस तकलीफ को देख सकते हो, उस ट्यूमर सेल को देख सकते हो जो यहाँ से ग्रो करना शुरू करते हैं। In the later stages, obstruction of the esophagus is noted. ठीक है। अब एक कैंसर एक जो अगर आप जख्म भी देखो कभी हो जाता है तो वो जब ठीक होने लगता है तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है ना, अगर कोई जख्म आपको नजर आए
तो जब वो हील होने लगे तो वो सुकड़ना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा इसोफेगस के अंदर जख्म था जो कि लेटेस्ट स्टेज में सुकड़ गया और उसने क्या किया, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा की। ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने से जो खाना है वो जोर से जा रहा है पेट में, तो वो उसमें परफोरेशन भी हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं से होल हो जाएगा और वहां से जो इरोजन्स है वो ग्रेटर ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है। दिस इज समथिंग यू कैन सी, दिस इज द लोअर एंड। ठीक है, तस्वीर में देखो, ये नॉर्मल है। जो आपके इस एक साइड पर आती है तस्वीर वो नॉर्मल है, जो दूसरे साइड पर है वो एबनॉर्मल है। यहाँ पर हमने नॉर्मली देखा कि लोअर एंड जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट तस्वीर में आप इस लोअर एसोफेगस को देखो तो वो डायलेटेड ही है, ये क्लोज नहीं हुआ, डायलेटेड ही है। और इसके अंदर गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन्स आर कोरोसिव टू म्यूकोजा, एसिड mediated reflex causes erosion। ठीक है, ये जो खट्टी डकारे किस्म का खाना होता है एसिडिक किस्म का, वो क्या करता है आपके लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस को, उसके अंदर इरोजन्स पैदा कर देता है, उसके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। और बाज़ औक़ात अगर ये ठीक ना करो तो इसके अंदर परफोरेशन भी हो सकती है। होगी। Now, what do you see in the clinical side? And now you as a clinical, आप क्या देखोगे? Symptoms include dysphagia. Dysphagia is difficulty in swallowing. ठीक है, initially with solid foods and eventually with liquids. पहले तो आपको क्या कहते हैं, ये खाना खाना मुश्किल लगता है, फिर एक वक्त आता है कि आप पानी भी निगल नहीं सकते हो, इतना पेनफुल होता है। सेंसेशन ऑफ मैस इन द थ्रोट, बाज़ औक़ात ऐसे लगता है जैसे गले में कोई मोटी सी चीज फंसी हुई है, कोई मैस है अंदर गले में। ठीक है, आप swallow करते हो तो पेनफुल है। ठीक है, सबस्टर्नल पेन और फुलनेस। सबस्टर्नल पेन, दिस इज योर स्टर्नम, आगे की तरफ इज योर स्टर्नम एंड सबस्टर्नम, उसके पीछे नीचे आपको क्या कहते हैं, पेन होगी। आप पेशेंट जो है वो उंगली के साथ पिन पॉइंट करके बताएगा हमेशा कि यहाँ पे दर्द है। एंड लेटर क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा, अनडाइजेस्टेड फूड विद फाउल ब्रेथ एंड हिकअप्स। हिकअप्स क्या है? हिचकी। ठीक हो गया। लेटेस्ट स्टेजेस में क्या होता है, पहले तो सिर्फ आपको दर्द हो रही है, आपको मैस फील हो रहा है, उसके बाद आप स्वॉलो कर रहे हो, आपको पेनफुल है। ठीक है, फिर आप बताते हो कि आपको सबस्टर्नल पेन हो रही है। फिर फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो जो आप खाना खाया उसने रिगर्ज करके आपके मुंह में वापस ले आया। अब वो जो बार बार खाना आ रहा है जा रहा है, दर्द हो रही है, सब कुछ है, अनजायज जो खाना हजम शुदा नहीं है और आपके गले में बार बार आ रहा है, एक तो आपके मुंह से गंदी बू आएगी बहुत सारी। ठीक है, और दूसरा आपको हिचकी लग जाएगी। ठीक हो गया। बहुत ज्यादा ये बाजारी खाना खाने से भी ये आपका जो इरिटेशन, ये जो है ना मैदा, ये खराब हो जाता है। खुदा जाने वो कौन कौन से मसाले डालते हैं उसके अंदर, वो कौन सी घी, वही घी जो है कोई 4 दफा वो लोग यूज करते हैं, पता नहीं 5 दफा यूज करते हैं, फिर नया उस पुराने के अंदर ही वो और नया घी डाल देते हैं। कभी टीवी पे जाके देखो ना कि ये अंतड़ियों की और ये इन चीजों की कैसे ये घी बनाते हैं। ठीक है, तो आपको लग पता जाएगा कि ये जो बड़े बड़े होटलों में जो घी और ऑयल यूज हो रहे हैं, ये किस किस्म के ऑयल और घी यूज हो रहे हैं। बड़े शौक से पकौड़े मंगा के खाते हैं, समोसे मंगा के खाते हैं, सारा सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट क्या होता है? सैचुरेटेड फैट होता है कि आपने जो ऑयल यूज किया उसी के अंदर आपने दूसरे दिन भी वही चीजें बनाई, उसके अंदर आपने फिर से वही चीजें बनाई, तो फाइनली वो जो ऑयल है
वो सैचुरेटेड फैट है। वही चीज आप बार बार खाते हो, आपके गले के अंदर वो आपके पेट में वो ठीक से हजम नहीं होता। जब वो ठीक से हजम नहीं होता तो फिर वो आपको डकार आने शुरू हो जाते हैं। खाना हजम नहीं हुआ ठीक से, गले में आ गया, ठीक है। फिर हम उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करते, डॉक्टर को भी नहीं दिखाते कि आप ही ठीक हो जाएगा। वो आप ही ठीक हो भी जाता है लेकिन फिर वो जल्दी से खराब हो जाता है, ठीक है। फिर वो प्रोन हो जाता है बीमार होने के लिए। ये देखो, the patient first becomes aware of intermediate and increasing difficulty in swallowing। पहले पहले उसको ऐसे ही लगता है, फिर जैसे जैसे वो ट्यूमर बड़ा होने लगता है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। More complete, even liquid cannot pass through the stomach। इतना हो जाता है कि फिर अब पानी भी नहीं गुजरता उसमें, सारा कुछ वहीं पे तैरता रहता है पेट में। लेटर सिम्टम्स इंक्लूड सबस्टर्नल पेन शुरू हो जाती है। लेटर में क्या होता है, जब वो ठीक से सारा कुछ नीचे नहीं जाता है, उधर ही खड़ा रहता है, तो वो फिर क्या करता है, आपके स्टमक की लाइनिंग्स को भी पकड़ के खराब करता है, इरोजन्स डालना शुरू कर देता है। फिर परसिस्टेंट हिकअप रहती है, आपको अक्सर हिकअप्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड देन रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सांस भी खराब हो रहा है। एंड देन मुंह से गंदी बू आ रही है। हमारे पास कितनी स्लाइड्स हैं इसमें अभी? ओके बेटा, वी कैन कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर में। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अभी हम जल्दी जल्दी से आपका वो लगा लेते हैं। ओके, हम स्टॉप। Stop rolling your names. Stop it.